लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है ट्रम्प हाइक्स H-1B वीज़ा फीस टू $1 लाख। ऑर्डर कम्स इनटू इफेक्ट एट मिडनाइट ऑन September 20 बाय न्यूयॉर्क टाइम। इसका बेसिक कंटेक्स्ट क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इंक्रीज़ किया है वीज़ा की फ़ीस। कौन से वीज़ा की? H-1B वीज़ा की फ़ीस इंक्रीज़ की है टू $1 लाख। So this will be effective from September 20 midnight, New York, and a measure expected to have humanitarian and economic consequences. अब H-1B वीज़ा बेसिक्स के बारे में अगर हम बात करें, so basically this is a non-migrant visa allowing US companies to employ foreign workers in specialty occupations like IT, engineering, science and tech etc. So ये वैलिड रहता है 3 years के लिए, उसके बाद एक्सटेंडेबल है to 6 years. Most widely used by Indian IT professionals. इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या पड़ेगा? इंडिया हिट हार्डेस्ट एज 65 to around 70% of H-1B visas go to Indians. So this could affect Indian IT companies like TCS, Infosys, Wipro, HCL, etc. Remittances पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप रेमिटेंस रेसिपेंट. So tech services exports, India earns $150 billion annually from the IT experts. इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक डायमेंशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ट्रेड नेगोशिएशंस आर ऑलरेडी ऑनगोइंग बिटवीन इंडिया एंड यूएस टेक कंपनीज एंड ऑल्सो देयर इज़ अ ट्रेड डिस्प्यूट दैट कुड इंटेंसिफाई. इमिग्रेशन पॉलिसी सीन एज अ पार्ट ऑफ यूएस प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच. इंडिया का क्या स्टैंड है? यूनियन गवर्नमेंट फ्लैग्ड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस. सो वाइडर इशूज इफ यू टॉक अबाउट इट, देयर इज़ अ ब्रेन ड्रेन वर्सेज द रिवर्स माइग्रेशन. हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स में रिटर्न टू इंडिया क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगा. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रिवर्स माइग्रेशन, तो इसके ऊपर आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिएगा. एंड ऑल्सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिनकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन हो जाता है. डायस्पोरा डिप्लोमेसी ऑल्सो 4.5 मिलियन इंडियन अमेरिकन्स प्ले की रोल इन बायलैटरल रिलेशंस. सो ग्लोबलाइजेशन अंडर थ्रेट, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इम्पैक्ट कर सकता है ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी को. इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉबेबल क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, तो आपका सबसे पहले ऐसे आ सकता है, आपका प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H-1B वीज़ा. तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेसिस पे नोट्स बना लीजिएगा बिकॉज इसके इंपॉर्टेंस है और ये किन को दिया जाता है. H-1B वीज़ाज़ यूजुअली किन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, और किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है. देन मेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द हाइक in H-1B visa fees by the United States of America on India-US relations. How should India respond diplomatically? अब क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का भी एस्पेक्ट बन जाता है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है भी, जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, उसके अलावा डिप्लोमेटिकली भी इंपॉर्टेंट है. तो इसको एनालाइज करते हुए इंडिया और यूएस के रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा, आप एक आंसर फ्रेम कर लीजिएगा. दूसरा ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, एनालाइज द इम्प्लिकेशंस ऑफ स्ट्रिक्टर H-1B वीज़ा रेगुलेशंस ऑन इंडियाज़ IT सेक्टर एंड रेमिटेंस इकोनॉमी. तीसरा ऐसे आ सकता है, examine the role of Indian diaspora in shaping India-US relations in the backdrop of restrictive visa policies. Next topic है आपका MSc ELSA 3 shipwreck caused ecological disruption in Arabian Sea. So there was a scientific investigation by the Ministry of Earth Sciences confirmed significant ecological damage that is caused by MSc ELSA 3 shipwreck of the Kochi coast, जो कि जुलाई 25 पे हुआ था 2025 में. सो द कार्गो वेसल कैरिंग शुगर सैंक इन द अरेबियन सी लीडिंग टू वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस. स्टडीज़ ने क्या हाईलाइट किया है दैट देयर इज ऑल्टरेशन इन द pH लेवल, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, salinity and the nutrient levels in the surrounding waters. So particularly this will affect the planktons, bentons and benthics, जो कि सी फ्लोर लाइफ होती है, बेंथिक लाइफ जो होती है. बेंथिक लाइफ इंपॉर्टेंट टर्म है इन रिस्पेक्ट टू जोग्राफी, इसके ऊपर आप ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा. ये जो मैं टर्म्स बता रही हूँ, दीज आर इंपॉर्टेंट. So samples were collected from over 12 locations between Kochi and Kayakulam, revealing chemical and biological imbalances with sharp decline in phytoplanktons and zooplankton populations. These disruptions indicated cascading impacts on the marine food web, including fishery resources, thus posing risk to livelihoods that are dependent on fishing. So the findings underscore the urgent need for a disaster management protocol for shipping accidents in ecologically sensitive regions. The incident reflects broader concerns about marine pollution, climate stress, and vulnerability of coastal ecosystem to the anthropogenic disruptions.
सो बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे क्या लॉज प्रिवेलिंग लॉज होने चाहिए इन टाइप के लॉसेस को डील करने के लिए, इकोलॉजिकल लॉसेस को डील करने के लिए। उसके अलावा जो मैंने आपको की टर्म बताया था बेंथिक लाइफ, सी फ्लोर लाइफ उसे कहते हैं, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज टू गो, नास्कॉम आस्क फर्म्स टू रश स्टाफ टू यूएस। सो नास्कॉम, इंडियाज एपेक्स आईटी industry body, has urged the companies to rush their H-1B employees back to US before the sharp hike in visa fees effective from September 21, 2025. So the move follows President Donald Trump's decision to raise H-1B applications fee to $1 lakh, a step expected to significantly impact India's tech services sector. H-1B visas, vital for Indian IT companies operating in the US, account for around 70% of the holders being Indian nationals. NASSCOM Vice President Shivendra Singh emphasized that the hike comes at a time when technologies like AI and digital platforms are rapidly evolving, making skilled Indian talent crucial for US companies as well. However, the one-day deadline for employees abroad to return has caused major uncertainty for the businesses, professionals and the students. NASSCOM warned that the fee hike and the abrupt timeline could disrupt offshore projects, create talent shortages and ripple through the US innovation ecosystem and job market also. There is an upcoming job losses also in US, और इस पर सबसे ज़्यादा अगर अफेक्ट पड़ने वाला है तो वो US पे ही पड़ेगा, बिकॉज जितने कम टैलेंट्स रहेंगे उतना ज़्यादा हैम्पर होगी, किसी भी नेशन की ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, US की ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा नुकसान है। वी कैन मैनेज इट विद सम अदर कंट्रीज़, जैसे कि हम अपने रिसोर्सेज डाइवर्सिफाई करते हैं वैसे ही हम अपनी सर्विसेज भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत लॉस तो झेलना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे करके चीज़ें ऑन द ट्रैक आ जाएंगी। बट सबसे ज़्यादा जो हैवी लॉस होने वाला है वो US को होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक, 60% ऑफ इंडियन H-1B वीज़ा होल्डर्स अर्न लेस देन न्यू $1 lakh फी पर ईयर। सो अगेन दिस इज़ रिगार्डिंग H-1B वीज़ा, जहाँ पर कुछ एनालिसिस दिखाया गया है। उसमें ये बोला गया है, मैं आपको समराइज़ करके बता दे रही हूँ, दैट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स मूव टू रेज द H-1B वीज़ा फ़ी टू $1 lakh annually could severely impact Indian professionals who account for 71% of all H-1B holders. और एक एनालिसिस भी शो हुआ है जो कि नियरली 60% ऑफ द इंडियन H-1B वर्कर्स दिखाता है, जो कि इंडियन H-1B वर्कर्स दे अर्न लेस देन $1 lakh पर ईयर। तो ये एक एनालिसिस है जहाँ पर ये बता रहे हैं कि 60% जो इंडियंस हैं वो $1 lakh पर ईयर से कम कमाते हैं विद अ मीडियन सैलरी ऑफ अराउंड $95,500। सो दिस इज़ लोअर देन द $1,20,000 median for non-Indians. Since the new surcharge may equal or exceed their annual earnings, the Indian workers are likely to be hit the hardest. Many Indian employees earn between $75,000 to $1 lakh, making it disproportionately expensive for employers to justify hiring them. The steep hike raises concerns that the companies may cut down on sponsoring Indian workers despite their dominance in the IT sector and vital contributions to US industries. The fee hike still under consideration could render the US work visa system unaffordable for many, thereby disrupting skilled migration flows and weakening India-US tech linkages. Next topic है, if we have an enemy, it is dependence on other countries. PM after launching projects in Gujarat. So Prime Minister Narendra Modi, while launching projects worth rupees 34,200 crore in Gujarat's maritime sector, emphasized that India's true enemy is its dependence on other countries. Addressing the event Samundar Se Samriddhi Tak in Bhavnagar, he stressed the need for India to become Atmanirbhar, that is self-reliant, by 2047, so that 140 crore citizens are not left vulnerable to foreign reliance. He urged every shop to promote Swadeshi products, highlighting self-sufficiency as essential for national pride and security. The event, jointly hosted by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Gujarat Government and Gujarat Maritime Board, marked inauguration and the foundation laying of the several key projects. So these included the Mumbai International Cruise Terminal, new container and cargo handling facilities at Kolkata and Paradip ports. So Tuna Tekra multi-cargo terminal and connectivity upgrades at the Innanor port. Modi reiterated that foreign dependence leads to national weakness, urging India to produce its own chips to ships for long-term prosperity.
नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियंस रीपेड डेप्ट इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स वाया यूपीआई इन द लास्ट 1 ईयर। सो मैं अगर बात करूँ अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, उसके समरी के बारे में समराइज़ करके मैं अगर आपको बताऊँ तो बेसिकली दिस इज़ एन एनालिसिस ऑफ द एनपीसीआई डेटा। This shows that Indians increasingly use UPI not just for retail but also for debt repayment and investments between September 2024 and August 2025. So out of rupees 78.7 lakh crore remittances were through the merchants via UPI, and around rupees 9.5 lakh crore, that is 12.1%, went to debt collections agencies, while rupees 5.5 lakh crore, that is around 7%, went to securities brokers and dealers. So this indicates a shift towards financial obligations and stock investment. The largest UPI category remained groceries, followed by the petrol pumps, restaurants and fast food, and utilities. Stores, pharmacies and online games accounted for smaller shares of the UPI transactions. That around 72% of the UPI transactions were peer-to-peer transfers, not merchant payments. Despite the widespread UPI adoption, debit and credit cards continue to be used extensively. So the data highlights UPI's evolving role in India's financial ecosystem, reflecting urban consumer behavior and changing spending priorities. So क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो बेसिकली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग यूपीआई। देन आपसे रैंडमली ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी कभी यूपीएससी पूछ सकता है दैट विच सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25। सो ये मैं आपको प्रीलिम बेस्ड बता रही थी। अब मेंस के पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस हाउ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ यूपीआई फॉर डेप्ट रीपेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल बिहेवियर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड। दूसरा ऐसे आ सकता है, evaluate the impact of UPI on India's retail economy and its role in promoting digital financial inclusion. Now this is very important question, please do make a note over it. इसके ऊपर आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So this is the last topic of the day. ICMR impact scale may deter research in public interest. So they are talking about ICMR's new IRIS scale. The Indian Council of Medical Research has proposed the impact of research and innovation scale, that is the IRIS. IRIS seeks to measure research impact using the publication equivalent to PEs. Example क्या है? A peer-reviewed paper, that is 1 PE, if cited in policy guidelines, that is equivalent to 10 PEs. Publication equivalent full form है इसका PEs. A patent 5 PEs and a commercial device, that is equivalent to 20 PEs. Pros of the standardization क्या है? Provides a standardized framework to evaluate the diverse research fields. So this helps ICMR assess impacts across the biomedical, public health and elite sciences. Also, this encourages beyond mere academic citations. This could improve the transparency, accountability and funding allocations. What are the concerns and criticism regarding it? तो सबसे पहले there is a risk skewing the evaluation as important but not non-citable work. Example, the commentary, perspectives, field guidelines may score 0 PEs. May discourage public interest research in areas like epidemiology, policy or preventive health. This could push a research towards the commercial or patent heavy projects. Next क्या criticism है? lacks of consideration of research in basic science, translationals and public health disciplines. Biomedical research already faces ethical issues. I'm literally sorry, actually कोई आ गया था. So biomedical research already faces ethical issues applying the PE metrics that could worsen the priorities. What are the implications of this? This could promote quantity over quality in publications, may undermine the ethos of science as a public good, focusing on commercial viability, need for transparent safeguards to prevent misuse and ensure balanced evaluation. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.